जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। कैसे हैं आप सब लोग। हमें मालूम है कि आप सब इस समय दुविधा में पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को लेकर, क्योंकि लगातार जो है आयोग नई नई सूचनाएं जारी कर रहा है, नई नई अपडेट, नई नई यानी कि ट्वीट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिस के माध्यम से किसी न किसी सरकारी वेबसाइट पे कई सारी चीज़ें आपको इस समय देखने को मिल रही हैं। तो अभी ये आयोग ने कल शाम को जारी किया, एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस के विषय में हम आप सभी को जागरूक करने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश शासनादेश एक जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में उसके नियम जो है वो लागू होंगे। तो उसी के विषय में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो उत्तर प्रदेश का शासनादेश क्या है जो जारी किया गया है कल शाम को। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी जो है अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें कई विभागों को जानकारी दी गई है। जितने भी विभाग जो है उत्तर प्रदेश में पेपर करवाते हैं, जो भी आयोग है उनके लिए जारी किया गया है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, इनके लिए जारी किया गया है, इनको भेजा गया है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, इनके लिए भी भेजा गया है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ, जिसकी आप सभी को इंतजार है, जिसके लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार जो है यूट्यूब पे हर न्यूज पे आप बने हुए हैं। तो इसके विषय में आइए हम चर्चा करते हैं। बाकी और भी दिए गए हैं, विद्युत सेवा आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ है, ये सारी चीजें हैं। पावर कारपोरेशन है और भी कई सारी है। महानिदेशक उत्तर प्रदेश महानिदेशक लखनऊ इनके लिए है और महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ इनके लिए भी है। तो ये यानी कि जितने भी विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई पेपर करवाते हैं, जितने भी आयोग हैं, सबके लिए सूचना जारी की गई है। तो आइए आगे जानते हैं सूचना क्या है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आगे आपको हम बताते हैं जो आपके लिए जरूरी है और मेन चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है शासनादेश 15/24/2018 और उसमें जो अपडेट करके जिलाधिकारी अध्यक्ष द्वारा गठित निम्नलिखित किया गया है। इसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, इन सब के लिए है। ठीक है, और जो आपके काम की बात है उस पर हम लोग बात करते हैं। उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन केवल निम्न 2 श्रेणियों में किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चों के लिए खासकर ये लोग ध्यान देंगे। और श्रेणी ए में कहा गया है कि इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे। ये चीज हमने कल भी आपको बताया था। कल जो अखबार की कटिंग थी उसमें भी ये चीजें कही गई थी कि इस बार यानी कि कम से कम स्कूलों का चयन हो रहा है। जो कॉलेज जो है सक्षम है हर सुविधा देने के लिए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो, ये सारी चीज देने के लिए जो कॉलेज सक्षम है उन्हीं कॉलेजों में इस बार सेंटर बनाया जाएगा। वही बात यहाँ पर भी कही गई है। आगे आइए जानते हैं क्या कहा गया है। श्रेणी बी में कौन सी चीजें होंगी, और श्रेणी ए जो है इसमें दिया गया है जितने भी विश्वविद्यालय सक्षम है उन पर सेंटर बनाए जाएंगे। और श्रेणी बी में देखिए क्या कहा गया है। इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी जो पूर्व से संदिग्ध व विवादित या काली सूची में ना रही हो। यानी कि जो कॉलेज ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड ना हो, कहीं ना कहीं उनके कोई ऊपर कोई दाग या धब्बा ना लगा हो, उन्हीं कॉलेजों को नियुक्त किया जाएगा। अन्यथा सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिनके ऊपर कोई आरोप है पेपर लीक कराने का या भी किसी मामले में वो जो है उनके ऊपर केस है या जो भी है ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो वो सभी कॉलेजों को इससे बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कही गई है श्रेणी बी में। आगे ये देखते क्या कहा गया है। आगे कहा गया है परीक्षा केंद्र उपरोक्त श्रेणी ए व बी के अनुसार। इसमें देखिए क्या कहा गया है। बस स्टैंड, ठीक है, रेलवे स्टेशन, कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर परिधि में। बात समझ में आ रही? यानी कि जो आपका सेंटर बनेगा या कोषागार जहां पे आपके पेपर प्रिंट होकर आएंगे, रखे जाएंगे, वो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए, ताकि कुछ ही समय में जहां उन्हें पहुंचाना है वहां पे वो पहुंचाए जा सके। तो ये बात कही गई है। फिर कहा गया कुल परीक्षार्थियों को बैठने की क्षमता होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, कक्ष निरीक्षण है तो संस्थानगत अध्यापकों कार्मिकों की संख्या,
मतलब यानी कि जो वहां पे सहकर्मी होंगे, जो पेपर कराने वाले अधिकारी होंगे, टीचर्स होंगे, उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कही गई हैं। परीक्षा केंद्र, ठीक है, शहर की आबादी के अंदर होंगे। ज्यादातर कोशिश किया जाएगा कि शहरी क्षेत्र में ही आपका पेपर करवाया जाए, ज्यादा ग्रामीण इलाकों में नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वाला पेयजल, शौचालय इत्यादि की स्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए, पानी वानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्कूलों में, ये चीज कही गई है। परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर एवं विद्युतीय उपकरण, बिजली, पंखा, जनरेटर आदि की स्थिति द्वारा सुनिश्चित की, हाँ, यानी कि पंखा, इन्वर्टर जितना भी है कि हवा हवा का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, या नहीं भी है तो लाइट वाइट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर आइए देखते हैं 5 नंबर में दिया गया है, परीक्षा केंद्रों को चयन है तो निम्नलिखित बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो जिन कॉलेजों का चयन किया जाएगा परीक्षा केंद्रों का, तो उन पे क्या चीजों का ध्यान दिया जाएगा, ये चीज जानिएगा। परीक्षा केंद्र का चयन यथासंभव नगरीय क्षेत्र में ही हो। नगरीय का मतलब आप समझ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में ही हो, ग्रामीण इलाके में नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्र का चयन नागरिक क्षेत्र के 10 किलोमीटर व्यास के मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में किया जाएगा। अगर ग्रामीण इलाके में भी बना रहे हो तो जो यानी कि जहां से स्टेशन या बस स्टेशन 10 किलोमीटर के अंदर हो, वहीं पर बनाना चाहिए, वहीं पर बना जाएगा। फिर आगे, ठीक है, यहां पर देखो एक बात कही गई है, केंद्र के संबंध में स्थानीय इकाई के रिपोर्ट आवश्यक प्राप्त कर ली जाए, और मुख्यालय स्तर पर एसटीएफ से फीडबैक लेकर ही परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम किया जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। जो एसटीएफ है, अगर जरूरत हो तो एसटीएफ की एक बार सलाह भी ले लिया जाए कि यहाँ पर हम सेंटर बना रहे हैं, सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो एसटीएफ से भी आप सलाह ले सकते हैं परीक्षा केंद्र बनाते समय। ये बात यहाँ पर जो है विभागों को चेतावनियां दी गई है। ठीक है, और नीचे एक चीज ये पढ़ लेना, यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखेंगे आप, ये नहीं कहना कि यहाँ पे तो कोई हस्ताक्षर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक जारी किया गया, यहाँ पे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप वेबसाइट से देख सकते हैं। आगे आइए देखते क्या कहा गया है। जो आपके लिए जरूरी है, हम लोग वहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि प्रश्न पत्र के यूनिक सीरीज की जानकारी ना हो सके तथा उस पर ABCD इत्यादि ना लिखा हो। इस बार ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्रश्न पत्र होगा उस पे ABCD ये करके सीरीज का नाम ना लिखा हो, कुछ कोड में हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ये एक नया बदलाव देखने को आपको मिला है। जैसे आपको मिलता है ना कि कौन सा मिला है सेट आपको ABCD करके, तो इस बार वो नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ कोड वर्ड में कुछ भी दे सकते हैं वो लोग अपने अनुसार। और जो सबसे प्रमुख बात है जो आपको हम बताने के लिए आए हैं, इसको जरूर ध्यान से देखिए। यहां पर कहा गया है 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु टियर 2 यानी 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किए जाए। इससे कम संख्या पर भी 2 टियर 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, यदि किसी भी फॉर्म में यदि कोई भी वैकेंसी आती है उस पर 4 लाख से अधिक फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं, तो उस पर टियर 2 यानी 2 पेपर कराए जाए। टियर 2 बोल सकते हो, टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हैं, प्री या मेंस भी बोल सकते हो। अगर 4 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, ये कहा गया है यहाँ पर। एक पहला पेपर होगा टियर फर्स्ट और एक होगा टियर 2। इससे ये अनुमान सरकार ने लगाया है कि इससे हो सकता है कि जो धांधली कराने वाले लोग हो सकता है एक बार करवा ले, एक बार पेपर खरीद ले, लेकिन दोबारा जरूरी नहीं कि हर बार वो पेपर खरीद ही ले। या अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी जो है हर अधिकारी से आप अपनी पकड़ बना लें, मजबूत कर लें, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। और यह भी कहा है कि अगर 4 लाख से नीचे वाले, जिसमें 4 लाख से कम फॉर्म भरे हैं, यदि उसमें भी चाहे तो 2 स्तरीय पेपर करा सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, खासकर ये यूपी के लिए जारी किया गया है, और यूपी में तो ऐसा शायद ही कोई पेपर हो जहां पे 4 लाख से नीचे फॉर्म पड़ते हो, उससे ज्यादा ही पड़ते, इससे कम तो हमें नहीं लगता कि किसी पेपर में जो है 4 लाख से कम फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यूपी में हर जो एग्जाम होने वाला है, अब उसमें 2-2 पेपर होने की संभावना है। संभावना नहीं है, अब होगा ही होगा, ये सरकार का प्लान है। अब यह है कि जमीनी स्तर पर वो कितना इस पे काम कर पाते हैं, ये सरकार के ऊपर और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज यहां पर कही गई है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है इसमें भी ऐसा किया जाएगा, डबल पेपर होंगे, प्री और मेंस 2 पेपर होंगे? तो अभी इसके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, और हालांकि हमारी व्यक्तिगत जहां तक राय है तो इसमें तो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ऐसे भी ये वैकेंसी इतना लेट हो चुकी है। अगर इसमें 2 पेपर करवाएंगे, एक प्री एक मेंस, तो और लंबा समय खींचने वाला है। इस वजह से इसमें तो नहीं होना चाहिए। हालांकि इस नोटिस में इसके विषय में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यह कहा गया कि 4 लाख से अधिक जिस भी वैकेंसी में फॉर्म पड़ेंगे उसके डबल पेपर होंगे, प्री और मेंस। ये चीज यहाँ पर साफ साफ कह दी गई है। कुछ और चीजें हैं, इनको भी जानिएगा। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी से अधिक परीक्षा न होने पर 0-100 से अधिक परीक्षा में परीक्षा करा सकते हैं। ठीक है, ये तो यानी कि एक ही सिक्के में पेपर करा सकते हैं। अगर इससे कम बच्चे हैं तो 5 लाख से नीचे बच्चे हैं तो करा भी सकते हैं। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं। और एक दो चीजें और हैं, इनको जान लेते हैं आगे, जो आपके काम की चीजें हैं। हाँ, यहाँ पर देखो एक दिया गया ओमार वालों के लिए, ओमार सीट पर 3 प्रतियों में होनी चाहिए, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था बोर्ड आयोग को मूल्यांकन हेतु दी जाना चाहिए। दूसरी, सील बंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी जाए तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। ये चीज यहाँ पर कही गई है। ये तो पहले भी होता था, 3 प्रतियों में होती थी, ये पहले भी था, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये तो सेम वही चीज है। जो कंपनियां, इसके विषय में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, इसके विषय में थोड़ा सा डीप में समझिएगा। कहा गया है जो इसमें 4 एजेंसियों को दिया गया है। ठीक है, ये जो एजेंसियां हैं इनके माध्यम से सुरक्षित माना जा सकता है। इनके लिए संबंधित चयन आयोग, बोर्ड, निम्नलिखित एजेंसी जो ऐसे कार्य को करने में स्वयं सक्षम हो का निर्धारण करने के लिए विचार कर सकती है। यानी किसी एक कंपनी को दिया जा सकता है इसका पूरा जो कार्यभार, और वो अपने हिसाब से 3 अन्य कंपनियों को नियुक्त कर सकता है। ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो जो सबसे बड़ी बात है इसमें देखिएगा, एजेंसी बी का जो काम है, हमने कल पे ही इस पे चर्चा किया था, लेकिन इसे एक बार फिर से समझिएगा। एजेंसी ए जो है प्रश्न पत्र तैयार करना और छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाने का काम करेगी। इसको समझिएगा, जो कंपनी ए है उसका जो काम है, सबसे पहले उसका प्रिंट यानी छपवाने का काम करेगी और समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाने का काम करेगी। ये कंपनी ए का कार्य है। कंपनी बी का कार्य समझिएगा, परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओमार सीट को आयोग बोर्ड तक पहुंचाना। ये समझ रहे हो, सभी को 3-3 काम दिए गए। एजेंसी ए प्रश्न पत्र तैयार करेगी, छपवाएगी और जनपद के जो कोषागार होते हैं वहां तक साकुशल पहुंचाएगी। कंपनी बी यहां से जिम्मेदारी संभालेगी। ठीक है, जो है परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाएगी, कंपनी बी का काम है। और पहुंचाना परीक्षा केंद्र में समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओमार सीट जो होती है, ओमार सीट को आयोग बोर्ड तक पहुंचाना, ये कंपनी बी का काम है। और जो कंपनी सी है, इसके भी देखिए, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक और कैप्चर, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि सम्मिलित हो। तो जो स्कूल का पूरा कार्यभार, चाहे वो बायोमेट्रिक वाला हो और चाहे सिक्योरिटी वाला हो, चाहे कैप्चर कोड हो, चाहे तो सीसीटीवी कैमरा हो, कंट्रोल रूम, ये सब व्यवस्था जो है कंपनी सी के जिम्मेदारी पर रखी जाएगी। कंपनी डी दी गई है, जो इसमें देखिएगा, ओमार सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था बोर्ड आयोग को उपलब्ध कराना, ये कंपनी डी का काम है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा, ये क्या कहा गया, ये तो वही काम हो गया ना। जैसे कि कोई काम एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो फिर उससे हम कह सकते हैं ना कि उसका, जैसे मान लो कि एक सेफ है और एक सेफ को एक बंदर को दे दिया जाए, फिर उस बंदर से दूसरे बंदर को दिलाया जाए, तीसरे बंदर को दिया जाए, चौथे बंदर को दिया जाए, तो कोई भी बंदर उस पर मुंह मार सकता है ना। और वो बंदर कहेगा कि हमने नहीं, उन्होंने किया है, और वो कहेगा हमने नहीं, उसने किया है। तो ये भी तो हो सकता है। अगर एक को दिया जाए तो उससे कहा जा सकता है कि यहां से आपने गड़बड़ किया है। ये तो एक दूसरे के ऊपर मढ़ने का काम करेंगे। आपकी दोस्तों इसमें क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे कुछ चीजें दी गई हैं, इनको भी देख लीजिए। प्रश्नों को बनाने में यह ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के जिला के लिए कम से कम 2 या उनसे अधिक प्रश्न पत्रों का सेट उपलब्ध रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसको जरूर समझिएगा। इसमें कहा गया है कि आपका जो पेपर होना है, तो उसके लिए एक पेपर के लिए कम से कम 2 प्रकार के पेपर होने चाहिए। मान लो कि एक पेपर अगर लीक भी हो जाता है तो तुरंत दूसरा पेपर करवा दिया जाए। और आगे इसमें देखो क्या कहा गया है, और प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी द्वारा तैयार कर छपवाए जाए। तो जो 2 पेपर तैयार करवाएगा, मान लो एक कंपनी ए है, एक बी है, ए वाला पेपर कराना है
लेकिन कहीं ना कहीं से वो अगर लीक हो रहा है या किसी तरह से उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो तुरंत ये वाला पेपर कैंसिल करके दूसरा पेपर दिया जाए जो दूसरी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है एक कंपनी से किसी ने सेटिंग बना ली, या जो होते हैं ये पेपर लीक कराने वाले जो गैंग होते हैं, अगर उसी कंपनी को दूसरा जो पेपर है उसको छापने की जिम्मेदारी दोगे तो हो सकता है वो भी उन तक पहुंच जाए। लेकिन जब कंपनी ही चेंज हो जाएगी तो इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, पेपर लीक नहीं करा पाएंगे। इसलिए सरकार ने ये प्लान बनाया है और आयोग का जो भी है ये सारी चीजें हैं। तो जो पेपर दो छपेंगे वो अलग अलग कंपनियों द्वारा छपाए जाएंगे, ये चीज यहाँ पर कही गई है। और आगे कहा गया है कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटे तय किया जाना चाहिए। यानी कि जो पेपर होंगे, वो जो पेपर छपे रखे होंगे उसमें ये 5 घंटा पहले निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा पेपर किस पाली में कराया जाएगा। इससे पहले ये चीज निर्धारित नहीं की जाएगी, ताकि किसी को ये ना पता चले कि कौन सा पेपर किस पाली में कराया जाएगा। ये चीज यहां पर कही गई है, ठीक है। फिर आगे कहा गया है अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किए जाए, ठीक है। तो ये तो पहले से भी हो रहा है, जो अलग अलग सीरीज के पैकिंग प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। अब जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में अब डबल पेपर प्री और मेंस दोनों कराने के लिए तैयार है। लेकिन अभी यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा या नहीं होगा। तो इस बार तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आगामी जो आपके पेपर आने वाले, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश जेल वार्डन हो, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी जो अभी होमगार्ड की भी प्रस्तावित है, और भी कई वैकेंसियां उत्तर प्रदेश की हैं जो प्रस्तावित है, उन हर पेपरों में यानी हर एग्जाम में जो है अब डबल पेपर कराने के मूड में सरकार है, ताकि पेपर लीक होने की संभावनाएं कम हो सके। तो ठीक है, तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आज के फिलहाल आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार कुछ ना कुछ ट्वीट कर रही है, किसी न किसी नोटिस के जरिए आपको संदेश पहुंचा रही है। तो सरकार ये मान के चलिए कि ज्यादा समय नहीं लगाएगी पेपर कराने में। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को एकदम जम के करिए, मजबूती से करिए, और जल्द ही आपको किसी न किसी दिन आपको डेट मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम कब होगा। तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।